और बेटा लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये चीज़ देख ली थी कि हमारे पास बोर साहब ने क्या बात बोली थी, है ना। अब आप लोगों ने मतलब देखो कंफ्यूज अगर आप हो रहे हो तो शेल और ऑर्बिट में कंफ्यूज हो रहे हो, है ना, कि सर कहीं पे लिखा है इतने इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, इतने इलेक्ट्रॉन्स इन अ ऑर्बिट। अब ये सब क्या है? देखो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में हमारे पास जो शेल है ना वही सेम चीज़ ऑर्बिट है। बस जो आप लोगों ने KLMN शेल पढ़ी हैं वो बोर ने उनको ऑर्बिट बोल दिया था, और कोई अंतर नहीं है उनमें। बोर की जो ऑर्बिट है मॉडर्न केमिस्ट्री में हम लोग किस नाम से जानते हैं? उनको शेल के नाम से जानते हैं। और एक शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं, इनर मोस्ट में 2, 8, फिर 8, फिर मैंने बताया आपको 18 आएंगे, है ना, फिर 18 आएंगे, फिर 32 और फिर 32। ये मैंने आप लोगों को बता दिया था, है ना। क्या दिक्कत थी वो हम लोग बड़ी क्लास में जानेंगे, ऐसा क्यों करते हैं उसको अभी जानने की जरूरत हमें नहीं है। जैसे कैल्शियम भरना था, किसी बच्चे का डाउट आता बेटा, तो कैल्शियम के लिए अगर मेरे को भरना है तो सेंटर में मेरा न्यूक्लियस रहेगा, फिर यहाँ पर 2 तो फिक्स हैं, इसके बाद इसमें जो आएंगे वो कितने आएंगे? 8। अब इसके बाद जो इसमें आएंगे एज पर योर बुक ये कभी KLM शेल है और M के लिए वैल्यू 3 हुआ करती थी, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भरने का फॉर्मूला क्या दिया था हमने? 2n²। इस हिसाब से इसमें 18 इलेक्ट्रॉन आने चाहिए थे, लेकिन ये M शेल एक्चुअल में नहीं है, ये KL शेल ही है। अब ये क्यों होता है ये सब थोड़ी बड़ी क्लास में जाने, है ना, इतना अभी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। इसलिए इसमें भी कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे हमारे पास? 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। अभी कितने हो गए? 2 और 8 10 और 8 18। लेकिन कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? पहले पोटेशियम का भर दूं, 19 होता है, तो 19 के लिए एक और शेल मेरे को बनानी पड़ेगी, ठीक है बेटा। और कैल्शियम के लिए हमारे पास ये बनाना, ठीक है। अच्छा, किसी बच्चे ने न्यूट्रॉन का बताया, सर न्यूट्रॉन नहीं बताया था। न्यूट्रॉन नहीं बताया था क्या? मैंने बता तो दिया था, दोबारा सुन लेते हैं। देखो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बारे में तो मैंने आपको बता दिया था। न्यूट्रॉन की खोज चैडविक साहब ने करी थी, और न्यूट्रॉन एक न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। कैसा मॉलिक्यूल है बेटा? न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल होने के नाते इस पे कोई चार्ज नहीं होता। मास तो होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। अगर आप मुझसे ये पूछोगे कि इसकी भी सर कहाँ से क्या हुआ, तो अगर मैं आपको बहुत ही बारीक में जाकर बताऊंगा तो बेरिलियम जो हमारे पास 4th नंबर का एलिमेंट है, इस पे हमने पोलोनियम की स्ट्राइक मारी। पोलोनियम जैसे ही मैंने इस पे मारा तो बेरिलियम में से हमारे पास अब उसमें अल्फा पार्टिकल्स थे। पोलोनियम में क्या थे? अल्फा पार्टिकल्स थे। अब जब ये चीज हमारे पास जाके स्ट्राइक करी ना, तो मैंने आपको अल्फा पार्टिकल्स की वैल्यू बता दी है 2He4, याद है ना। हीलियम पॉजिटिवली 2 चार्ज पार्टिकल को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। डबली चार्ज हीलियम एटम 2He2 पॉजिटिव, यानी कि 4 में से 2 इलेक्ट्रॉन दे देगा तब वो अल्फा पार्टिकल बनता है, ठीक है, ये बात याद रखना। तो आपके पास 2He4 है। अब यहाँ पर क्या था? बेरिलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 4, ठीक है, 4 इसका और ये इसका, ठीक है। तो इसमें से क्या निकला? आपके पास कार्बन निकला। क्या निकला? कार्बन निकला। अब कार्बन जो हमारे पास निकला, इसके साथ साथ जो एक पार्टिकल निकला था ना, वो न्यूट्रॉन निकला था। वो क्या निकला था? न्यूट्रॉन निकला था। और ये न्यूट्रॉन है, इस पे कोई चार्ज था नहीं, इसलिए 0, और मास नंबर इसका 1। इसका मास लगभग बराबर किसके होता है बेटा? मास ऑफ प्रोटॉन। न्यूट्रॉन का मास और लगभग प्रोटॉन का मास सेम, ठीक है। यहाँ तक तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो, और आपको इसका मास पता है किसी? बेरिलियम कितना होता है? ऐसे 9 होता है अप्रोक्सीमेटली, और इसका 6 और 4 है। तो देखो कंपाउंड में स्टेबल हो गया। 4 और 2 6, 9 और 4 13, तो ये 12, और न्यूट्रॉन का एक मास 13। तो न्यूट्रॉन यहाँ से निकला जिसपे कोई भी मास हमारे पास 1 था, चार्ज नहीं था बेटा। तो न्यूट्रॉन्स आर जनरली न्यूट्रल पार्टिकल्स, ठीक है। और दूसरी चीज मैंने आप लोगों को जो बतानी है वो ये है, किसी भी एटम के अंदर ये हमारे पास क्या रहता है? उसका न्यूक्लियस रहता है बेटा। इस न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन तो सारे बाहर हैं, यहाँ पर तो हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है।
ये जो अंदर है इसके अंदर केवल और केवल क्या होते हैं, एक तो बेटा प्रोटॉन्स होते हैं और दूसरे क्या होते हैं बेटा न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इन दोनों को मिलाकर हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर के पार्टिकल्स को, जो कि हमारे पास क्या है बेटा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। मेरे हिसाब से तो क्लियरिटी बिल्कुल अच्छी आ रही है, कोई दिक्कत है नहीं, छेड़ने की जरूरत है नहीं, ठीक है। तो इनको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, ठीक है। अब मैंने ये आप लोगों के सामने कैल्शियम बना रखा है, ठीक है। आज मैं आप लोगों को वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। किसी भी एलिमेंट के सबसे पहले हम लोग वैलेंस इलेक्ट्रॉन के बारे में जानेंगे। वैलेंस इलेक्ट्रॉन हमारे पास कौन से इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो पहले इस चीज को जान लेते हैं। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स that are present on the outermost shell, किसी भी बाहर वाली शेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन हमारे पास रहेंगे वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। क्या हैं? वही उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं। और दूसरा टर्म है आपके पास वैलेंसी। वैलेंसी होती है, ध्यान से सुनना इस चीज को, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड और लॉस्ट इन ऑर्डर, क्यों करता है, इन ऑर्डर टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, या तो ऑक्टेट या ड्यूप्लेट। सर ये जो आपने टर्म बताई ना ऑक्टेट और ड्यूप्लेट, ये हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, और इसको अभी हमें समझाने के लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। दे देते हैं आपको टाइम, तो सुनिए बेटा ध्यान से। ऑक्टेट का मतलब है 8, ड्यूप्लेट का मतलब है 2। ऑक्टेट का मतलब कितना है बेटा 8, और ड्यूप्लेट का मतलब क्या है 2। और वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में क्या अंतर है, मैं आपको 20 के 20 एलिमेंट के अभी करके दिखा देता हूँ, इसके बाद आपको कोई डाउट नहीं रहेगा, ठीक है। स्टार्ट करेंगे, मैंने कैल्शियम का बना रखा है, यहीं से भी हम लोग देखेंगे, ठीक है। कैल्शियम की आउटर मोस्ट शेल बेटा यही है, तो यहाँ पर कैल्शियम के लिए 20 नंबर होता है, देखो 2, 10, 18, 20, राइट। कैल्शियम के लिए आप लोगों के पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन, यानी कि वो इलेक्ट्रॉन जो कि हमारे पास आउटर मोस्ट शेल या आउटर मोस्ट ऑर्बिट, देखो बोर की वैल्यू लिखनी है तो ऑर्बिट लिख देना, जनरल वैल्यू लिखनी है तो शेल लिख देना, बात दोनों सेम है, ठीक है। अब कैल्शियम के लिए हमारे पास ये वाला जो ऑर्बिट होता है बेटा, आउटर मोस्ट ऑर्बिट तो यही है कैल्शियम के लिए, तो बताओ इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। इसीलिए कैल्शियम में वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर कितने हो गए 2। अब दूसरा है वैलेंसी, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है, लॉस किस लिए, ताकि या तो ऑक्टेट कंप्लीट कर ले या ड्यूप्लेट कंप्लीट कर ले। अब देखते हैं इस एलिमेंट में, यानी कि जो कैल्शियम है, अगर इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है बेटा, तो इस वाली शेल के लिए 6 इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ऑक्टेट का मतलब 8 कंप्लीट करना है, तो 2 तो इसके पास है ही, तो ये 6 गेन करेगा तब जाके इसके पास 8 होंगे। या फिर दूसरा काम भी तो कर सकता है बेटा, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन ये दे दिए, सपोज करो इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए, तो अब मुझे बताओ कैल्शियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए आउटर मोस्ट शेल में, जब उसने 2 दे दिए 8 रह गए, और यही इसका वैलेंसी होती है। लेकिन इसने 2 दे दिए, देने का मतलब आप लोग +2 से रिप्रेजेंट करेंगे, देना मतलब प्लस, लेना मतलब माइनस। तो हमें क्या कंप्लीट करना है, पहला ऑक्टेट कंप्लीट करना है, अभी ड्यूप्लेट जब आएगा तब सिखाऊंगा। अभी आपको ऑक्टेट समझ में आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा इन ऑर्डर टू कंप्लीट ऑक्टेट। अब कैल्शियम ने ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 पॉसिबिलिटी थी, या तो 6 ले ले या 2 दे दे। अब इन दोनों में से याद रखना, जो कम नंबर होगा ना वही वाला काम आसान होगा। सर मतलब ये 6 लेना में नंबर कितने आए 6, 2 देने में नंबर कितने आए 2, तो कम नंबर वाला काम कौन सा है 2, इसलिए 2 दे देगा, और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे 2। तो आपसे क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 और वैलेंसी भी इसकी कितनी हो जाएगी 2। तो ऐसा एलिमेंट बताइए जिसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी सेम हो।
तो आपको पता है अब क्या करना है। क्लियर है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसी में किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखो पोटेशियम का देखते हैं। पोटेशियम के केस में हमारे पास यही कहानी रहेगी बेटा, ये 19 हो गया। अब देखो पोटेशियम के लिए, अभी मैं हटाते जाऊंगा सबको, ठीक है ना, मैं सारा बार बार नया नहीं बना रहा हूँ। पोटेशियम के लिए आप लोग मुझे बताइए वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? एक, क्योंकि भाई पोटेशियम का आउटर मोस्ट शेल यही है और इसमें सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। और वैलेंसी कितनी है बेटा इसकी बताओ? वेरी गुड, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अगर इसने दे दिया तो इसके पास 8 आ जाएंगे इसके आउटर। देखो एक इलेक्ट्रॉन देती है शेल तो गायब हो जाएगा, जब शेल में इलेक्ट्रॉन नहीं है तो शेल भी नहीं रहेगा, तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा। और अगर इसको दूसरे तरीके से 8 बनाने पड़ते तो 7 देने पड़ते। सर आपकी एक बात पसंद नहीं आ रही, आपने लिखा है ऑक्टेट और ड्यूप्लेट। अब ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, ये तो एक इलेक्ट्रॉन है, और ये एक लेकर ड्यूप्लेट भी तो कंप्लीट कर सकता है, 2 कंप्लीट कर सकता है। याद रखना ड्यूप्लेट जनरली छोटे एलिमेंट के लिए होता है। और ये भी अगर आप पूछोगे मेरे से कितने के लिए होता है, तो बस ये एलिमेंट है, तो हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम और बेरिलियम, बस। ठीक है, समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? इनके लिए ड्यूप्लेट। हाँ बेटा, तो फिर NO3 एनायन क्यों होता है? बेटा वो अभी आगे देखेंगे ना, NO3 एनायन क्यों होता है, कैटायन क्यों होता है, आगे देखेंगे अभी हम लोग, वो अलग चीज़ है, बिल्कुल दिखाऊंगा आपको, टेंशन ना लो। ठीक है, पहले ये बताओ यहाँ तक का आपको समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? अब बस मैं इनके लिए ड्यूप्लेट इस्तेमाल करूंगा, बाकी सबके लिए ऑक्टेट इस्तेमाल करूंगा। तो पोटेशियम के लिए क्या यूज करूंगा मैं, ऑक्टेट या ड्यूप्लेट? ऑक्टेट। तो अब मुझे बताओ 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या फिर 1 इलेक्ट्रॉन देना? तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 1 पॉजिटिव दिया है ना, इसलिए वैलेंसी प्लस। क्लियर है? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो एलिमेंट है वो मेरे पास कितना है बेटा? 18th एलिमेंट आर्गन। तो यहाँ पे मैं Ar लिखने जा रहा हूँ, आर्गन। आर्गन के लिए 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये शेल तो पूरा गायब ही हो जाएगा। और अगर ये शेल पूरा गायब हो गया तो आप मुझे बताओ क्या इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने दिखाई दे रहे हैं आपको? 8। बेटा वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8 हैं। आप वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को कंफ्यूज ना करें, इसलिए मैं 10 बार एग्जांपल दूंगा, ठीक है, ताकि आपके एट द एंड क्लास से जाने के बाद वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में कोई डाउट ना रहे। ठीक है, अब दोबारा बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने आर्गन के बेटा? वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से होते हैं? जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं। और आउटर मोस्ट शेल में यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं? तो आर्गन की वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? तो इसलिए नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 8। लेकिन वैलेंसी कितनी होगी? 0। ऑलरेडी 8 है इसके पास, ना इसे देने की जरूरत ना इसे लेने की जरूरत। क्लियर है सारी कहानी? तो इसके वैलेंसी 0। और ऐसे एलिमेंट जिनकी वैलेंसी 0 होती है उन्हें अगेन इनर्ट गैस, नोबल गैस, आपकी मर्जी, कुछ भी बोल दीजिए, मुझे दिक्कत नहीं। क्लियर? सब समझ में आ रहा है? 18 के बाद 17 नंबर पे अगर हम लोग जाएंगे तो हमारा अगला एलिमेंट कौन सा होता है बेटा? क्लोरीन होता है, यानी कि Cl। क्लोरीन में Cl का मतलब है 2 और 8 10, और यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे बेटा? 7। तो 1 इलेक्ट्रॉन मैं हटा देता हूँ। अब आप मुझे बताइए इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7। समझ में आ रहा है सब कुछ? तो यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन बराबर 7 हो गए। और इसकी वैलेंसी कितनी होगी अब बताओ? -1। वेरी गुड, क्योंकि अब 2 काम कर सकता है सर, या तो ये सातों के सातों इलेक्ट्रॉन देकर इस 8 में पहुंच सकता है, या फिर 1 इलेक्ट्रॉन लेकर अपना ही 8 बना सकता है। समझ में आ रहा है? तो ये 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है, 7 देना? एक मैंने क्या बोला था, कम नंबर वाला काम आसान है, चाहे लेना हो चाहे देना हो, हमें तो कम नंबर वाला करना है। और बराबर है तो कुछ भी लिख दो। ठीक है, अब सुनो, तो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन लेगा, और लेने का मतलब क्या है? प्लस या माइनस? माइनस। इसलिए इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी? किसी को कोई डाउट है वैलेंसी में? अब आगे चलें, सल्फर की बात करते हैं। तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है बेटा? 16। 16 का मतलब 1 इलेक्ट्रॉन और उड़ा दूं। अब मुझे बताओ वैलेंस इलेक्ट्रॉन फॉर सल्फर कितना हो गया? 5। कौन कह रहा है 5? गिन ले ना पास में इलेक्ट्रॉन कितने हैं?
6 और इसकी वैलेंसी बताओ कितनी आएगी? -2। समझ में आ रहा है? क्योंकि 2 या 6 यही का पॉसिबिलिटी थी, तो इसकी वैलेंसी कितनी आ जाएगी? -2। सल्फर के बाद बताओ कौन सा आता है 15 नंबर पर? कौन सा है पोटेशियम वाला बेटा? प्रकाश। पी से प्रकाश होता है, पी से पोटेशियम नहीं होता है, पी से फास्फोरस होता है। प्रकाश बाबू याद रखना, पी फॉर पोटेशियम नहीं है, तू फास्फोरस है। समझ गया? पोटेशियम के से होता है, नालायक। पी 15 का मतलब एक इलेक्ट्रॉन। कितने इलेक्ट्रॉन बचे वैलेंस में? वैलेंसी कितनी हो गई? देखो इसकी -3 और -5, सॉरी +5 बुक में दोनों लिखी रहती है, इसलिए बता रहा हूँ। समझ गए ना 5 क्यों कह रहा है? 5 देकर भी तो 8 बना रहा है ना। अगर ये 5 बढ़ा देगा सारे के सारे तो अंदर वाले 8 में पहुंच जाएगा। दे देता है पर जनरली -3 दिखाता है, पर दिखा सकता है +5। वो बड़ी क्लास में पढ़ेंगे, छोड़ दो, बड़ी क्लास में पढ़ेंगे बस। समझ में आ रहा है? जितना समझा रहा हूँ वो आ रहा है। मेन वैलेंसी आ रहा है। फास्फोरस क्या होता है? 14 नंबर। कितने हो गए आउटर मोस्ट सेल में? 4। वेरी गुड। वैलेंसी 4 प्लस या माइनस? कुछ भी कर लो सर, 4 दे सकता है। 4 ले से देखो ना, 4 दे देगा तो 8 में पहुंच गया, 4 ले लेगा तो अपने 4। तो इट कैन गेन और लूज, है ना? और करता नहीं है, बात अलग है, बड़ी क्लास में सीखेंगे। चलिए तो 10th में सीख लेंगे, ठीक है? सिलिकॉन के बाद 13 बताओ कितने हो? अरे जल्दी ये बताओ सारी चीज। एल्यूमिनियम सर, एल्यूमिनियम वैलेंस इलेक्ट्रॉन इतने, वैलेंसी इतनी, ऐसे बताना है तुम, ठीक है ना? तैयार हो ना? चलो अब बताओ। एल्यूमिनियम 13, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी कितनी? +3। वेरी गुड, +3। तो ये कट जाएगा एल्यूमिनियम के लिए। एल्यूमिनियम के बाद अगला मैग्नीशियम। वेरी गुड, अगला मतलब पिछला है, समझ रहे हो ना? ये वाला पीछा, ठीक है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी वेरी गुड। हो रहा है ना मैग्नीशियम तक? उसके बाद क्या आएगा 11 पे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, वैलेंसी वेरी गुड, क्योंकि सोडियम हो गया ये, भाई पूरा शेयर तो रहेगा ही। एक इलेक्ट्रॉन हो गया, सोडियम खत्म। क्लियर है कहानी? सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी में कोई डाउट? उड़ा दूं इसको। अब सोडियम, ये सोडियम था, अब अगला आएगा तो इसकी कमी होगा ना इससे। तो चलो अगला एलिमेंट बताओ। नियॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन 8, वैलेंसी शाबाश। पिछला एलिमेंट बताओ। अरे है तो पिछला ही ना, गलती से अगला बोल रहा हूँ। फ्लोरीन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन, हाँ क्योंकि फ्लोरीन में एक कम हो जाएगा 7, वैलेंसी शाबाश। अब सीख गए। अगला बताओ जल्दी, अगला ऑक्सीजन, हाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन सा है? 7 वाला ये। मैंने 6 बोले, इसने बोला 7। हाँ तो कितने? 6। वैलेंसी -2, हाँ ये आ गया ऑक्सीजन। अगला बोलो। क्या है वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 5, वैलेंसी वेरी गुड, ये हो गया नाइट्रोजन। समझ आ रहा है सारा? अगला बोलो। कार्बन वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी +- कुछ भी हो सकता है। अगला बोलो जल्दी। बोरॉन बोलो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 3, वैलेंसी वेरी गुड। अगला बोलो। अब पता पड़ गया इसकी +3 क्यों है? मैंने क्या बोला देखो, बोरॉन। ओए बताया नहीं था मैं, चीटिंग कर रहे हो सर। देखो बेटा, अब इसका समझ लेते हैं एक बार केस। बोरॉन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 3 थी। अब बोरॉन 2 काम कर सकता था, तो 5 लेगा या 3 देगा। अब क्योंकि अगर 3 देगा तो ड्यूप्लेट पे पहुंच जाएगा ना। मैंने क्या बोला, एटम को या तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना था या ड्यूप्लेट कंप्लीट करना था। अब ये छोटे एलिमेंट होते हैं, बोरॉन से नीचे वाले सारे क्या कंप्लीट करेंगे? अपना ड्यूप्लेट कंप्लीट करेंगे, इसलिए सारे इलेक्ट्रॉन दे देते हैं। ऊपर वाले क्यों ड्यूप्लेट नहीं कर रहे थे? क्योंकि उनके पास बड़ी शेल है, उसको स्टेबल करने के लिए ऑक्टेट ही चाहिए, और छोटी शेल को स्टेबल करने के लिए ड्यूप्लेट चाहिए। सिंपल सी बात है, छोटे छोटे वाले क्या करेंगे? ड्यूप्लेट। कहाँ तक के ड्यूप्लेट दिखाएंगे? सिर्फ और सिर्फ बोरॉन तक के, ठीक है? ऐसे भी आप कर सकते हो। बनाते सभी ऑक्टेट है, हाइड्रोजन और हीलियम के अलावा सभी ऑक्टेट बनाते हैं, याद रखना। वेल आगे की बात है। अच्छा यहाँ पर समझ में आ गया बोरॉन के +3 क्यों है?
अगला बताओ। हैं? ये पिटेगा मेरे से प्रकाश। नहीं सर, ये शो नहीं बोला था। तूने बोला था इस बार, मेरा नाम लगा था, क्यों बोल के? ये शुभम है? हाँ सर। बेटा बम फोड़ दूंगा तेरे। सर मैंने नहीं बोला, हाँ। इस बार तो मैंने बोला ही नहीं कुछ। चल बता फिर बेरिलियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 वैलेंसी। +2। शाबाश, लड़का बढ़िया है। तुम खामों का नाम बिगाड़ रहे थे। सर। हैं? नाम बिगाड़ रहे। बदमाश है। प्रकाश है ये। अच्छा प्रकाश, हाँ ये प्रकाश होगा। लाइट। इसको तो 2 नंबर से प्यार। चलो अगला बताओ। लिथियम। लिथियम। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 1 वैलेंसी। +1 कौन है जीरो वाला ये? लाइट सर, लाइट। बेटा बता रहा हूँ। ये हो गया सर। हीलियम बोला है मैंने अभी। कुछ भी सर। हाँ हाँ की बातें कर रहा है। हीलियम बताओ। वैलेंस इलेक्ट्रॉन। 2 वैलेंसी। 0 हो गया हीलियम। यस सर। हाइड्रोजन बताओ। 1 क्या वन? दोनों ही बता। सब कुछ वन। हीलियम की हाँ बेटा बता। C2 है। नहीं, वैलेंसी जीरो। किसने लिखा? कहाँ लिखा? टीचर गलती करे तुरंत पकड़ लो। खुद इतने गलत बोले हैं इसने। इसने ये सर आपने लिथियम का लिखा था, सीखा। आपने हीलियम लिख दिया था। अरे उसे समझाइए बात कि मैंने सही लिखा था। 2 नंबर ही कहा। लिथियम का अच्छा ठीक है, जीरो ही लिखा था आपने। गलती सर। ये क्लियर है। वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन में अब तो कोई डाउट नहीं है बेटा किसी भी बच्चे को। किसी भी एलिमेंट की वैलेंसी और वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप लोग निकाल सकते हैं। 20 के 20 करके दिखा दी, इससे ज़्यादा करने की जरूरत नहीं। अब आ जाएं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है हमारे पास किसी भी मॉलिक्यूल की रिप्रेजेंटेशन कैसे करते हैं और उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं और कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होते हैं। देखो मैं यही चाहता हूँ कि जैसे आप लोगों ने इसमें बिल्कुल सही एक के बाद एक, देखो पहले शुरुआत में मैंने थोड़ा सा मेहनत करी, उसके बाद सभी आप लोगों ने बताए। अगला भी काम हम लोग ऐसे ही करने वाले हैं, ठीक है। फिर मैं आपको समझाऊंगा कि आपको क्या करना है। पहले मैं समझाऊंगा क्या करना है और फिर कैसे करना है आप अपने आप बताएंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आपको बताने जा रहा हूँ रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। क्या बताने जा रहा हूँ बेटा? रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहाँ पर जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट है, इसको मैं अगर ध्यान से देखता हूँ तो मेरे पास 1 से लेकर 20 तक के दूंगा, ठीक है। आगे के लिए भी वैलिड है, आगे के लिए भी वैलिड है। क्लियर है? अब सुनो, रिप्रेजेंटेशन ऑफ एलिमेंट में मेरे पास x मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, ठीक है। a मतलब उसका एटॉमिक नंबर है और z मतलब उसका मास नंबर है। जैसे कि अगर मैं आप लोगों से कहता हूं 2He4, तो देखो इसका एटॉमिक नंबर को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं? A से। हीलियम को किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? X से। और Z से किसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? समझ में आ गया इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? X A Z। यहाँ पर क्या आता है उसका एटॉमिक नंबर, यहाँ पर क्या आता है इसका मास नंबर। क्लियर है? शुरू करें कहानी को, ठीक है। तो ये हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एलिमेंट हो गया। आगे की कहानी आपसे कहती है किसी भी न्यूट्रल मॉलिक्यूल में, न्यूट्रल मतलब जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है, इन अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल आप लोगों के पास जो A होता है यानी कि एटॉमिक नंबर, ये बराबर होता है किसी भी एलिमेंट के प्रोटॉन के बराबर। किसी भी एलिमेंट में अगर आपका वो न्यूट्रल है तो ऐसे केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के, क्योंकि तभी ही स्टेबिलिटी बन पाती है। अगर आपके पास कभी भी बात करेगा कि न्यूट्रॉन्स निकालने हैं तो बेटा ऐसे केस में आप लोग जनरली Z माइनस A कर देना। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है? मैं कुछ यहाँ पर एलिमेंट दूंगा और आप लोगों को उसके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बताने हैं। शुरू करें। एक मैं करके दिखा देता हूँ, फिर 2-3 मैं आपसे पूछूंगा। स्टार्ट करें, ठीक है। मैंने लिखा
कार्बन 6 12। तो बताइए इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हैं? बताओ। नंबर ऑफ प्रोटॉन बेटा उसके एटॉमिक नंबर के बराबर है, तो इसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स कितने हो गए? अब आप मुझे बताओ इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 6 अब मुझे बताओ न्यूट्रॉन कितने हैं? 6 इसमें से इसे माइनस करेंगे। न्यूट्रॉन इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6। मास नंबर में से एटॉमिक नंबर मास करते हैं, माइनस करते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाता है बेटा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आ जाते हैं। तो इसके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आ गए बेटा? हमारे पास 6 आ गए। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है? अब स्पीड में बताओगे सारे? शुरू करें। चलो अब आप लोग मुझे बताइए, इसका बताओ। चलो मैग्नीशियम का बताओ। Mg1224। इलेक्ट्रॉन 12 कैसे पता? प्रोटॉन तो निकालेगा। प्रोटॉन, 12 न्यूट्रॉन 12 और स्पीड बताओ। चलो लिख के दूं। अगला एल्यूमिनियम 13 27। प्रोटॉन कौन सा है? मैंने तो कुछ बोला ही नहीं। इसने बोला है। प्रकाश। सर इसने बोला 14। मैं तो बोला प्रोटॉन बताओ पहले। 13 इलेक्ट्रॉन बताओ। 13 न्यूट्रॉन बताओ। 14 क्या डाउट है इसमें? क्या डाउट है? ये इसने बोला था 14। बताओ। लाइट बताओ लाइट। आर्गन 18 40। बताओ। प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 18 न्यूट्रॉन। 22। अरे वाह, क्लियर है? किसी भी एलिमेंट में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन निकाल सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं आएगी? कोई दिक्कत तो नहीं आएगी इसके केस में? ठीक है, 1 मिनट होल्ड करना। ये तो ऐसे ही सोने के मूड में। बेटा हम लोग क्या कर रहे थे? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को कर रहे थे। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? आगे चल सकते हैं या 1 2 और देने हैं? 1 2 खामोखा कर रहा है, मजा आ रहा है तो कर लो। वैसे भी कितने गलत बताए हैं इसने? 0 बता रहा। किसका 0 बता रहा? 13 को 14 बता रहा। 0 किसका है वो उसकी बात कर रहा है। 22 को 32 बता रहा। ये कहानी क्लियर है? मास नंबर, एटॉमिक नंबर में किसी को कोई डाउट तो नहीं बेटा? तो मास नंबर अब आप देखो बेटा ध्यान से। मैग्नीशियम का मास आ रहा है 24, एल्यूमिनियम का मास आ रहा है 27, आर्गन का मास आ रहा है 40। यहाँ पर एक हिंट देना, प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास बराबर है 24। यहाँ देखना, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास मिलाकर है 27, प्रोटॉन का मास और न्यूट्रॉन का मास मिलाकर है 40। तो क्या हम ये कह सकते हैं किसी भी एलिमेंट का जो मास होता है वो किसके इक्वल होता है बेटा? उसके प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स यानी कि न्यूक्लियॉन्स के मिलाकर ही आप लोगों को किसी भी न्यूक्लियस का मास बताया जाता है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब हम लोग आगे देख रहे हैं कि मास ऑफ एलिमेंट समझ में आ गया, ये सारी चीज समझ में आ गया। अब हम लोग एक नई चीज को देखेंगे। वैसे तो मैंने आप लोगों को शायद चैप्टर नंबर 3 में ही आइसोटोप्स और आइसोबार के बारे में जानकारी दे दी थी, लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा, बहुत ही थोड़ा सा एक लेवल ऊपर जाएंगे और उसमें देखेंगे कि हमारे पास इसके अलावा भी क्या, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा ऊपर जाएंगे। अब देखो, यहाँ पर मैंने आप लोगों को एक चीज़ जो नहीं बताई है वो छुपा के रखी थी। क्या छुपा के रखी थी? और ना आप लोगों के दिमाग में आई वो बात, क्या बात? सर आपने लिखा 13 और 27 या 18 40 या कुछ सारे आपने ना आसान वाले ले लिए और सर आपने मुश्किल वाले लिए ही नहीं। सर जैसे कि क्लोरीन है, क्लोरीन का जो हमारे पास मास है वो 35.5 आ रहा है। आप कह रहे हो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स जो हैं वो हमारे पास एक्चुअल में बिल्कुल नेचुरल नंबर की फॉर्म में रहते हैं।
या होल नंबर कह लो, 0 1 2 फ्रैक्शन में नहीं हो सकते। तो सर क्लोरीन का मास फिर फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? 35.5 का मतलब क्या है? डेसिमल या फ्रैक्शन ही है। तो इसका मास हमारे पास डेसिमल में या फ्रैक्शन में कैसे आ सकता है? तो बेटा इसके लिए आपके पास आपका आंसर मिलता है आइसोटोप्स। अब ये आइसोटोप्स क्या होते हैं? देखो बेटा, कोई भी एलिमेंट जब अपने आप को एक से ज्यादा फॉर्म में दिखाता है तो उसे उसके आइसोटोप बोलते हैं। सर मतलब समझो, कार्बन की मेरे पास दो फॉर्म होती हैं, सी जो कि हम लोग नॉर्मल पढ़ते हैं, लेकिन इसके अलावा कार्बन एक और फॉर्म में मिलता है, लेकिन इस वाले फॉर्म में ये काफी कम मिलता है। और C14 का जो आइसोटोप होता है ये रेडियो एक्टिव होता है। और रेडियो एक्टिव मतलब फॉसिल्स की एज बता रहे हाँ, फॉसिल की एज के लिए भी यूज होता है, मतलब अपने आप ही डीके हो जाता है, सेल्फ डीके इसमें शुरू हो जाता है। वो छोड़ दो, आगे देखो कार्बन दो फॉर्म में आ रहा है, लेकिन ज्यादा फॉर्म में कौन सा है? 12। इसीलिए कार्बन का जो मेजर मास है वो किसकी फॉर्म में आता है? 12 की फॉर्म में आता है। अब इसका 35.5 क्यों आया सर? ये तो हमारे बिल्कुल समझ से ही बाहर जा रहा है। तो देखो एक्चुअल में ये जो मास है, ये मास इसका एवरेज एटॉमिक मास है। क्या है? एवरेज एटॉमिक मास। सर इसका मतलब क्या है? सुनो, क्लोरीन के पास दो आइसोटोप हैं, क्लोरीन के पास दो आइसोटोप हैं बेसिकली। क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ध्यान से देखना 17 और 35, एक तो इसकी फॉर्म में है और दूसरा जो आपको दे रखा है क्लोरीन 17 और 37। देखो आपकी एनसीईआरटी में एक चीज दे रखी है जहां पर आप लोगों को ये बताता है कि 35.5 कैसे आया। मैं भी आप लोगों को यही समझाऊंगा कि ये 35.5 कैसे आया। देखो ज्यादा जो मास है वो किसका होता है बेटा? एक्चुअल में क्लोरीन के 35 वाले आइसोटोप का। अब ये आइसोटोप क्या है पहले ही सुन लेते हैं। मैंने क्या बोला? एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर सेम है, मैंने आपको बताया था ना, यहाँ पर कहाँ गया? अरे यार तो लिखा था X A Z, इसमें A क्या था? एटॉमिक नंबर, और Z क्या था? मास नंबर। तो एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप। जैसे कि और एग्जांपल ले लो, देखो 1H1 1H2 1H3। अगर मैं इसकी अगर आपसे बात करूंगा तो यहाँ पर आपके पास इसको कहते हैं हाइड्रोजन को प्रोटियम। हाइड्रोजन के 1H1 को क्या कहते हैं? प्रोटियम। 1H2 को क्या कहते हैं? ड्यूटेरियम। क्या कहते हैं बेटा? ड्यूटेरियम। और 1H3 को क्या कहते हैं? ट्रिटियम। समझ में आ रहा है? कोई डाउट तो नहीं है इसमें? अब इसमें देखो एक ही दुनिया में एक लौती स्पीशीज है जिसके पास कोई भी न्यूट्रॉन नहीं होता, और वो आपके पास कौन सा है? प्रोटॉन। देखो इसमें कोई भी न्यूट्रॉन नहीं है। मास नंबर माइनस एटॉमिक नंबर करेंगे तो 1 - 1 क्या आ जाएगा? 0। बाकी देखो इसमें है, इसमें एक न्यूट्रॉन है, इसमें दो न्यूट्रॉन है, और जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ज्यादा हो जाता है तो इनस्टेबिलिटी भी थोड़ा क्रिएट कर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हर बार करेंगे, पर जनरली या कई बार स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं। वो हम लोग स्टेबिलिटी बेल्ट तो ग्राफ बनता है उसमें ऐसे जाता है, वो हम लोग अभी पढ़ने की हालत में तो नहीं है, ये बहुत छोटे हैं। ठीक है, छोड़ दो अभी कहानी। अभी यहाँ पर देखा गया कि क्लोरीन के दो आइसोटोप हैं। कौन कौन से बेटा? एक तो कितने मास वाला है और दूसरा कितने मास वाला है? एटमॉस्फेयर में या हमारे आसपास देखा गया कि 75 जो % है वो तो हमारे पास क्या मिला? हमें ये वाला मिला, और बचा हुआ जो 25% है वो हमें क्या मिला? 37 वाला मिला। अब एक्चुअल में हमने क्या निकाल दिया? इसका एवरेज एटॉमिक मास। वो कैसे निकाले? 75% किसका था? 35 का था। देखो 75 into 35, ये इसका मास आ गया, एवरेज निकालना है। प्लस 37 का कितना था? 25%, तो 25 into 37 अपॉन में टोटल मास कितना था बेटा हमारे पास? बताओ। 75% इसका और 25% इसका, तो 75 प्लस 100, सॉरी 25 हैं 100 आएगा, पर 75 प्लस 100 तो लिख सकता। तो बेटा जब इसे आप सॉल्व करेंगे
जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा? 35.5। तो देखो एक बार आपकी एनसीईआरटी दिखाओ मेरे को। यहाँ पर आप लोगों की ये चीज दे, अच्छा एक चीज गलती करी है। क्या गलती करी है? परसेंटेज वाली अपॉन में 100 नहीं कर रखी, इसे कर लेना 35 इंटू 75 कर रखा है ना, इसे बाय 100 कर लेना बेटा, और ये अपॉन में 100। बात एक ही देखो कैसे, ध्यान सुन। 75% है ना, 75/100 इन्होंने ऐसे कर रखा है, एक ही बात। समझ में आ रहा है यार? परसेंटेज चेंज कराए तो 75/100 करते हैं तो पता है ना, ये भी हमारे पास अपॉन में 100 करते हैं, और अपॉन में टोटल यानी कि 75 + 25 उन्होंने डायरेक्ट 100 लिख रखा है, तो कोई अंतर नहीं है। ये 35 इंटू 75/100 प्लस 37 25/100 ये कर रखा है इन लोगों ने। वैसे तो मेरा आंसर पहले भी सही आ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। रीजन क्या है सुनो, इन्होंने ये ना कर कर, मतलब मैंने ये ना कर कर क्या किया था, ये किया था ना मैंने, अपॉन में टोटल परसेंट 75 + 25 कितना है, ये बात तो वही है, बात वही। समझ में आया? तो दोनों कहानी कर लो, कैसे भी कर लो, आपका आंसर सेम आएगा, कितना? 35.5। ठीक है, क्लियर है? यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आप इसे सॉल्व करेंगे, देखो अगर आप परसेंटेज की टर्म से सॉल्व करो तो किताब के हिसाब से कर लो। 75/100 इंटू 35, भाई इसका आ गया 75% वाले का, प्लस 25/100 इंटू 37, इन दोनों को प्लस कर देना, परसेंटेज अपने आप में कन्वर्ट हो गया। और जो मैंने किया वो भी सही है भाई, एक का प्लस दूसरे का अपॉन टोटल। तो आपकी मर्जी है, आप इन दोनों में से कोई सा भी कर सकते हो, अपॉन में ऐसे लिख सकते हो। 75 प्लस ये एवरेज निकालने का तरीका होता है। समझ में आया? तो एवरेज कैसे निकाला मैंने? जो एलिमेंट का जितना परसेंट दे रखा है उसको उसके मास नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, प्लस दूसरा जो आइसोटोप है उसके मास नंबर से मल्टीप्लाई करो, और अपॉन में टोटल मास नंबर। टोटल तो हमेशा 100 ही रहेगा, वैसे ये परसेंटेज निकाल रहे हैं तो टोटल हमेशा कितना रहेगा? 100 ही। क्लियर है? तो इस तरीके से हम लोग क्या निकालते हैं, इसका एवरेज एटॉमिक मास। तो क्लोरीन का पॉइंट में क्यों है? क्योंकि इसके पास क्या है बेटा, हमारा आइसोटोप है, जिसकी वजह से इसका मास किस में आ जाता है? पॉइंट में आ जाता है। यहाँ तक किसी बच्चे को कोई डाउट है? नहीं है। आइसोटोप के बाद आपके पास आता है आइसोबार। क्या आता है बेटा? आइसोबार। अब देखो बेटा, आइसोबार में कहानी उल्टी कर देना। आइसोटोप में क्या लिखवाया मैंने आप लोगों को? एलिमेंट विद सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी क्या लिखवाया था? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर। ठीक है, तो आइसोटोप कौन से हैं? सेम एटॉमिक नंबर डिफरेंट मास नंबर, राइट। और अब लिखने जा रहा हूं मैं आइसोबार। बेटा इस बार क्या होगा? सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सर ऐसा कैसे पॉसिबल? देखो ना इधर ध्यान से देखो, आर्गन का 1840, कैल्शियम का 2040, ये दोनों आपस में क्या रिजेंबल कर रहे हैं? आइसोटोप या आइसोबार? क्यों कर रहे हैं? 40-40 क्योंकि इनका मास नंबर सेम है। जरूरी नहीं है कि ये एलिमेंट करेंगे। जैसे कि सुनो, कार्बन का आइसोटोप था कौन सा? C14 था, लिखा रखा है। इसको मैं नाइट्रोजन के 714 के साथ रिजेंबल करूं तो ये दोनों क्या है हमारे पास? आइसोबार। 2 मिनट, ठीक है। ये क्या है हमारे पास? आइसोबार। क्लियर है? तो आइसोबार क्या है? एलिमेंट विद सेम मास नंबर डिफरेंट एटॉमिक नंबर। क्लियर है? तो ये करके जाना, पेपर में दोनों में डिफरेंस आ जाता है। लास्ट एक जो तुम्हें पता होना चाहिए, नंबर पता होना चाहिए, आइसोटोन्स। क्या होता है? आइसोटोन। देखो बेटा, आइसोटोन कुछ भी नहीं है, सिंपल सा है। आइसो मतलब सेम, और टोन्स यहाँ पे न्यूट्रॉन्स के लिए यूज हुआ है। तो स्पीशीज विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, जिसमें न्यूट्रॉन सेम रहेंगे। अब मैंने आपको न्यूट्रॉन कैलकुलेट करना सिखाया। अब देखो 2He4 और हाइड्रोजन का ये वाला ट्राइटियम, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, वही बताया था ना, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। ये दोनों आपस में न्यूट्रॉन्स देखो इसके कितने आ रहे हैं? 4 - 2 करोगे तो कितना आएगा? और 3 - 1 करोगे तो कितना आएगा? तो ये दोनों स्पीशीज किसमें कहलाएंगे? आइसोटोन्स में कहलाएंगे। समझ में आ गया? वैसे तो आइसो एस्टर्स, आइसो डाइफर्स, ये सारी चीजें और भी होती हैं, लेकिन अभी 9th क्लास के सिलेबस पर नहीं है।
तो हम लोगों का चैप्टर तो ये खत्म हो चुका है। बीच में इंटेक्स क्वेश्चन काफ़ी सारे रहते हैं और बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन रहते हैं और कुछ एक दो एडिशनल इन्फॉर्मेशन रहती हैं जो कि अब हम लोग अगली क्लास में करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।